गाइस वेलकम बैक ऑन क्रिप्टो ज़ैद। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या है एवलांच। ये वीडियो जो है हमारे पार्ट होने वाला है क्या है सीरीज़ का, जिस सीरीज़ में कि हम बताते हैं कि कौन कौन सी क्रिप्टो के पीछे कितनी तरह की टेक्नोलॉजी काम करती है। हमने वीडियो बनाई है सोलाना पे, बिटकॉइन पे, इथेरियम पे, तो जिसमें कि मैंने बताया है कि इसके पीछे की टेक्नोलॉजी आखिर कैसे काम करती है और ये यूनिक कैसे है दूसरी क्रिप्टो करेंसीज से। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एवलांच के बारे में और इसके टेक्नोलॉजी के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे और देखेंगे कि ये कितना यूनिक है बाकी चेन से, बाकी ब्लॉकचेन से, और ये आखिर ऐसा क्या प्रोवाइड करता है जिससे कि हम लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, अगर मैं इसका वाइट पेपर देखूं, एवलांच का अगर मैं वाइट पेपर देखूं, तो ये क्या कहते हैं, इनका जो मेन गोल है वो है एक हाई परफॉर्मेंस, स्केलेबल, कस्टमाइजेबल एंड सिक्योर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। इनके 3 यूज़ केसेस हैं बड़े बड़े, जिसमें पहला है कि बिल्डिंग एप्लीकेशन स्पेसिफिक ब्लॉकचेन्स, दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, और तीसरा है बिल्डिंग आर्बिट्रेरली कॉम्प्लेक्स डिजिटल एसेट विद कस्टम रूल्स। मतलब कि अगर हम देखें तो जो तीसरा है कॉम्प्लेक्स डिजिटल एसेट्स, ये चाहते हैं कि ये एक ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे अपने ब्लॉकचेन के ऊपर जिस पे कि आप अपनी खुद की ब्लॉकचेन बना सको विद योर ओन कस्टमाइजेशन। मतलब कि जब आप इनके ब्लॉकचेन पे जाओ और अपनी एक कोई ब्लॉकचेन बनो, जैसे कि मान लो आपकी कोई गेमिंग की कंपनी है, सो आपको गेमिंग के लिए एक सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाने के लिए एक फ्रॉम स्क्रैच आपको एक न्यू ब्लॉकचेन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एवलांच के प्लेटफॉर्म पे आओ और यहाँ पे आप, एक चीज़ होती है सब नेटिंग, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके उसके थ्रू आप अपनी खुद की एक पर्सनलाइज्ड ब्लॉकचेन बना सकते हो, जिसपे कि सारे रूल्स आप खुद डिसाइड करोगे कि कितनी गैस फीस होनी चाहिए, ये ब्लॉकचेन कैसे काम करनी चाहिए, इसके रूल्स क्या क्या हैं, कब इंसेंटिव मिलना चाहिए यूज़र्स को, कब पनिशमेंट मिलनी चाहिए यूज़र को, वो सब आप अपने से डिफ़ाइन कर सकते हो। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एवलांच का, जो कि इसको यूनिक बनाता है। सो गाइस, अगर हम इसके आगे देखें, सो इसका जो ये है कि प्रॉपर्टीज़ इसकी एवलांच की क्या क्या है। नंबर वन, ये स्केलेबल है। Avalanche is designed to be massively scalable, robust, and efficient. The core consensus engine is able to support a global network of potentially hundreds of millions of internet connected, low and high powered devices that operate seamlessly with low latency and very high transaction per second. So कहने का मतलब ये है कि Avalanche जो है, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल है, बहुत रोबस्ट है और बहुत ही कम गैस फीस में, या फिर बहुत, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बिटकॉइन या फिर इथेरियम में क्या होता है कि जब ट्रांजैक्शंस बढ़ती हैं तो उनकी गैस फीस हाई हो जाती हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। इस बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से, और बताएंगे कि ये क्यों बेहतर है बाकी सारी ब्लॉकचेन से। सो अगर हम देखें तो एवलांच जो है वो सिक्योर है, उसको रोबस्ट तरीके से एक हाई सिक्योरिटी भी ये प्रोवाइड करता है अपने नेटवर्क के अंदर। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, ये कैसे एक हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली क्या है कि क्लासिकल कंसेंसस प्रोटोकॉल जो होते थे उसके इन्होंने अच्छे फीचर्स उठाए, बाकी जो नाकामोतो कंसेंसस प्रोटोकॉल है उनके इन्होंने अच्छे फीचर्स उठाए। सो बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स क्या होते, कंसेंसस प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिस पे कि ब्लॉकचेन आपकी बनती है। ये रूल्स होते हैं एक तरीके से कि ब्लॉकचेन आपकी कैसे बिहेव करेगी। तो इन्होंने क्या किया, नाकामोटो का जो कंसेंसस है, यानी कि जो बिटकॉइन है एग्जांपल के तौर पे, उसकी जो अच्छी चीज़ें जैसे सिक्योरिटी वगैरह की जो उसमें प्लस पॉइंट है वो चीज़ उठाई, प्लस क्लासिकल कंसेंसस प्रोटोकॉल का भी डिज़ाइन थोड़ा सा लिया, फिर अपना एक हाइब्रिड सिस्टम बना दिया जिसको कि इन्होंने नाम दिया है स्नो प्रोटोकॉल करके। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि एवलांच जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से सबसे एक यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि इसकी सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी बिटकॉइन से भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। सो इनका कहना है कि जो बिटकॉइन बना हुआ है वो बना हुआ है कंसेंसस मैकेनिज्म पे, जिसको कहते हैं नाकामोटो कंसेंसस। सो इसमें क्या होता है कि एक सिक्योरिटी थ्रेशोल्ड होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर किसी भी सिंगल एंटिटी ने मेजॉरिटी 51% नेटवर्क का
होल्ड कर लिया ऑफ द माइनिंग पावर या फिर हैशिंग पावर, सो उसका उस नेटवर्क के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, और जिससे कि वो परफॉर्म कर सकता है डबल स्पेंड अटैक बाय सीक्रेटली माइनिंग अ लॉन्गर फ्रॉडलेंट चेन। मतलब कि इसमें फिर ट्रांजैक्शन फेक होने लगेगी, जिससे कि पूरा नेटवर्क ख़राब हो सकता है। सो इस सिनेरियो में क्या है कि जो प्रोटोकॉल की सेफ्टी गारंटी है वो चली जाती है पूरी तरीके से। मतलब कि जितनी भी ट्रांजैक्शन वो जो कि फाइनलाइज होंगी वो पूरी तरीके से इनवैलिड हो जाती है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि एवेलांच का जो कंसेंसस है वो किस तरीके से डिज़ाइंड है। सो एवेलांच का जो कंसेंसस है वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि जब भी कोई अटैकर अटैक करेगा और कंट्रोल पाने की कोशिश करेगा नेटवर्क के ऊपर 51% से भी ज़्यादा, सो इसमें क्या होगा, जो ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन होगी वो रिवर्स्ड नहीं होगी, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। वो इसका सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइंड है कि जो ऑपरेशंस होंगे उसके करंट ऑपरेशंस वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तब उसके बाद अगर अटैकर के पास ज़्यादा पावरफुल अगर अटैकर है, सो उस केस में क्या होगा कि जो एवेलांच की जो ब्लॉकचेन है वो पूरी तरीके से अपना ऑपरेशन जो है वो रोक देगी, और जो नेटवर्क की जो प्रोग्रेस है वो भी पूरी तरीके से रुक जाएगी। और नोड्स जो होंगे, जो नेटवर्क के अंदर नोड्स होते हैं या फिर जो नोड्स उनको कहा जाता है जो कि नेटवर्क में पार्टिसिपेट करते हैं अपना मतलब स्टेकिंग के उस पे या फिर माइनिंग के उस पे, बिटकॉइन के अंदर ऐसा होता है, तो इन सबको नोड्स कहा जाता है। ये बेसिकली एक करके कंप्यूटर होते हैं जिससे जो कि नेटवर्क को सिक्योर करते हैं। सो इस केस में क्या होगा कि अटैकर अगर ज़्यादा पावरफुल होगा, सो जो नोड्स होंगे वो इंटर हो जाएंगे स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में, जहाँ पे वो एग्री नहीं करेंगे नेक्स्ट एक्शंस के ऊपर, और इनवैलिड ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी वो एग्री नहीं करेंगे। सो इस तरीके से जो है एवेलांच का जो कंसेंसस है वो डिज़ाइंड है। सो गाइस, इस चीज़ को जो हम कहते हैं वो कहते हैं ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है कि सिस्टम जो है पूरी तरीके से करप्ट नहीं होता है। जैसा कि अगर बिटकॉइन में कभी ऐसा हुआ तो पूरी तरीके से करप्ट हो सकता है, पर इस सिस्टम में जो एवेलांच का जो कंसेंसस है इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम है वो हाल्ट हो जाता है, मतलब रुक जाता है कुछ देर के लिए। सो गाइस, अगर हम और थोड़ा इसमें डीप डाइव में जाएं तो एवेलांच जो है उसका एक इंजन होता है। सो इंजन के अंदर एक कोर कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्नो फैमिली प्रोटोकॉल। सो स्नो फैमिली प्रोटोकॉल आखिर है क्या? सो ये एक तरह का फैमिली ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एवेलांच ने लॉन्च इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या होता है कि क्लासिकल कंसेंसस जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं या फिर नाकामोटो प्रोटोकॉल जो है, इनकी जो बेस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब कंबाइन करके अपना एक प्रोटोकॉल इसने बनाया जिसको ये स्नो प्रोटोकॉल कहते हैं। ये बना हुआ है लाइट वेट नेटवर्क सैम्पलिंग मैकेनिज्म पे, जहाँ पे ये लोग अचीव करते हैं लो लेटेंसी एंड हाई थ्रूपुट विदाउट नीडिंग टू एग्री ऑन द प्रिसाइज मेंबरशिप ऑफ द सिस्टम। They scale well from thousand to millions of participants with direct participation in the consensus protocol. So guys, इसमें क्या होता है कि थाउजेंड से लेके लाखों करोड़ों तक जितने पार्टिसिपेंट हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्रोटोकॉल के अंदर। इसको कहते हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, मतलब इसके लिए आपको कोई मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इस प्रोटोकॉल के अंदर क्या करते हैं कि सबसे बड़ा काम जो है, जो कि नाकामोटो कंसेंसस में जिसका एक डिसएडवांटेज था कि जो POW यानी प्रूफ ऑफ वर्क की जो माइनिंग होती है, जिसमें कि काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खर्च होती है, जिससे कि जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो इस बारे में कंसर्न है कि बिटकॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए इन्होंने एक ग्रीन प्रोटोकॉल बनाया, आप ये कह सकते हो कि ये ज़्यादा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेता, मतलब बहुत ही कम लेता है। सो इसमें क्या है कि जो प्रोटोकॉल है वो प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग यूज़ नहीं करते हैं, जिससे कि ये एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है, वो नहीं रहता है इस इकोसिस्टम के अंदर। तो गाइस, अब इसका जो मैकेनिज़्म है वो मैकेनिज़्म और प्रॉपर्टीज स्नो प्रोटोकॉल की क्या क्या हैं। सो स्नो प्रोटोकॉल जो है ये बनाए कंबाइन करके बेस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाकामोटो कंसेंसस और क्लासिकल कंसेंसस, इन सब की बेस्ट प्रॉपर्टीज़ इसने कंबाइन करी और इसने एक अपना नया प्रोटोकॉल बनाया स्नो प्रोटोकॉल के नाम से। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है फुल मेंबरशिप की, मेंबरशिप नॉलेज की। मेंबरशिप नॉलेज क्या होती है कि एक नेटवर्क है जहाँ पे हर नोड को एक दूसरे नोड से जानना होता है। मतलब मान लो कि 100 नोड्स का एक कोई नेटवर्क है, तो उस नोड को बाकी 99 नोड्स जानने होंगे।
पर इस स्नो प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है कि इसमें जो नोड्स है वो सिर्फ अपने नेबर्स को भी अगर जान लेना तो उसके लिए वही काफ़ी होता है, जिससे कि क्या होगा कि अगर वो चीज़ कोई टेस्ट करना चाहे कि ये प्रपोज़ल अच्छा है कि नहीं, या ये ट्रांजैक्शन सूटेबल है या फिर वैलिड है कि नहीं, तो वो उस छोटे से सैम्पल साइज़ में वो टेस्ट कर सकता है। मतलब कि उसको पूरे 100 नोट से परमिशन या वैलिडिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ 10 नोट से वैलिडिटी लेता है। अगर वो चीज़ पास हो जाती है तो फिर वो आगे पास ऑन होती है, नहीं तो फिर वहीं पे वो रिजेक्ट कर देता है। ये होता है मैकेनिज़्म स्नो प्रोटोकॉल का। अगर हम बात करें तो ट्रांजैक्शन, इसका अगर इसने बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है। सो अगर एक ट्रांजैक्शन जो है वो क्रिएट होती है बाय अ यूज़र और वो सेंड की जाती है वैलिडेटिंग नोड के पास, जो नोड की पार्टिसिपेट कर रहा होता है कंसेंसस प्रोसीजर के अंदर। इट इज़ देन प्रोपोगेटेड आउट टू अदर नोड्स इन द नेटवर्क वाया गॉसिपिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि ट्रांजैक्शन आती है वैलिडेटिंग नोड के पास, सो वो नोड अपने आसपास वाले नोड से गॉसिप करता है कि ये ट्रांजैक्शन ठीक है कि नहीं, इसको आगे परफॉर्म करना चाहिए कि नहीं। वॉट हैपन्स इफ दैट यूज़र इज़ ऑल्सो इशूइंग अ कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शन। अगर मान लो कि अगर यूज़र ने दोबारा कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर दी जो कि कॉन्फ्लिक्ट करी है, फिर जिसको हम डबल स्पेंड कहते हैं। So to choose among the conflicting transaction, prevent the double spend, every node randomly select a small subset of nodes and queries which of the following conflicting transaction the queried node think is the valid one. So यही होता है कि इसमें जो छोटे छोटे नोड्स जो हैं वो अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं, जिसको हम सबसेट्स कहते हैं। सो ये जो सबसेट्स होते हैं ये वैलिडेट करने लग जाते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन, इन दोनों ट्रांजैक्शन में से कौन सी ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा वैलिड है, जिसको हम वैलिड रखेंगे, और कौन सी ट्रांजैक्शन जो है फॉल्स है। इफ़ द क्वायरिंग नोड रिसीव्स अ सुपर मेजॉरिटी रिस्पॉन्स इन फेवर ऑफ वन ट्रांजैक्शन, अगर वो नोड जो जो नोड क्वायरी कर रहा है, अगर वो सपोर्ट पा लेता है सुपर मेजॉरिटी का, सो जो वो एक ट्रांजैक्शन होगी, इन दोनों में से जो भी ट्रांजैक्शन वैलिड होगी उसको ये लोग वैलिड मान लेंगे। मतलब कि सुपर मेजॉरिटी से ये लोग चूज़ करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन वैलिड है। ठीक है ना। सो देन द नोड चेंजेस इट्स ओन रिस्पॉन्स टू दैट ट्रांजैक्शन। मान लो अगर नोड नोड ने जिसने मतलब जो वैलिडेटिंग नोड जिसने स्टार्ट की थी, अगर मान लो कि वो सेकंड ट्रांजैक्शन को वैलिड कह रहा है, पर अगर वेरीफाइंग के बाद सुपर मेजॉरिटी आने के बाद सुपर मेजॉरिटी ये कहती है कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो वैलिड है, तो जो अपना ओपिनियन था, जो जो वैलिडेटिंग नोड का खुद का ओपिनियन था, वो चेंज कर लेता है सुपर मेजॉरिटी के हिसाब से। ठीक है। तो एवरी नोड इन द नेटवर्क रिपीट दिस प्रोसीजर अंटिल द एंटायर नेटवर्क कम टू कंसेंसस ऑन वन ऑफ द कन्फ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शन। सो ये जो प्रोसेस है ये हर नोड नेटवर्क के अंदर करता है जब तक कि एक पूरी सहमति नहीं बन जाती है उस नेटवर्क के अंदर कि यही ट्रांजैक्शन वैलिड है। सो गाइज, ये जो है कि एक डिज़ायरेबल सिस्टम डायनेमिक्स जो बनती हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं काफ़ी सारे। जैसा कि नंबर 1, ये परमिशन लेस है, ओपन टू चर्न एंड रोबस्ट है। सो जैसा कि आप लोगों ने बाकी ब्लॉकचेन के अंदर देखा हो कि जो क्लासिकल प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें आपको पूरे नेटवर्क के बारे में जानना होता है, तभी आप आगे जाके उसकी कोई भी जो प्रोसेस है वो प्रोसीड कर सकते हो। पर स्नो प्रोटोकॉल क्या करता है कि उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है फुल मेंबरशिप नॉलेज की टू मेंटेन हाई सिक्योरिटी गारंटीज। नोड्स कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी लीव कर सकते हैं नेटवर्क को विदाउट डिसरप्टिंग द कंसेंसस प्रोसेस। ये इसकी सबसे ख़ास बात है एवेलांच की। और गाइस, जो सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है काफ़ी रोबस्ट है। रोबस्ट का मतलब ये काफ़ी ज़्यादा रेजिलियंट है, जो कि क्या होता है कि अगर आप देखो कि अगर किसी अटैकर को अटैक करना होगा इस नेटवर्क पे, तो उसको एक बहुत ज़्यादा बड़ी परसेंटेज चाहिए होगी नेटवर्क के अंदर, ताकि वो नेटवर्क को मैनिपुलेट कर सके उसका जो है आउटकम। दिस कॉन्ट्रास्ट विथ क्लासिकल प्रोटोकॉल्स डेट कैन बी वल्नरेबल इफ़ अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्रोमाइज नोड्स आर पार्ट ऑफ द नॉन वैलिडेटर सेट्स। मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों ने बड़े नेटवर्क्स देखे होंगे जो कि क्लासिकल कंसेंसस पे चलते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर जो नोड्स हैं वो उस अटैकर के हाथ में आ गए, मतलब कि अगर उसने उसको करप्ट कर दिया, फिर ब्राइब्ड कर दिया, तो वो जो पूरा नेटवर्क है पूरे खतरे में आ जाएगा। तो वो चीज़ इस एवेलांच नेटवर्क के अंदर नहीं होती है। इस एवेलांच नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए, एक बड़ा अटैक करने के लिए, आपको एक बहुत ज़्यादा
लार्ज परसेंटेज ऑफ द नेटवर्क जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाके इसका आउटकम जो है वो डिफरेंट आएगा, उस अटैकर के हिसाब से आएगा। सो ये चीज़ एक तरीके से इम्पॉसिबल है कि नेटवर्क को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए एवेलांच के अंदर। इस एवेलांच की जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्केलेबिलिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। स्नो प्रोटोकॉल जो है बहुत ज़्यादा स्केल कर सकते हैं और हर नोड जो है पूरी तरीके से वैलिडेट करता है, जिससे कि सिक्योरिटी इसकी जो है बढ़ जाती है। प्रूफ ऑफ स्टेक के कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं स्केलिंग के लिए वैलिडेशन का काम छोटे ग्रुप्स यानी जिसको हम सब कमेटी कहते हैं को देते हैं, जिसमें क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन और कार्टेल फॉर्मेशन का रिस्क होता है। उसमें क्या होता है कि मतलब एक तरीके से कार्टेल बन जाएगा, एक सेंट्रलाइजेशन का फील आएगा, एक सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी बन सकती है, जिससे कि उसकी जो डिसेंट्रलाइज्ड की जो एक चार्म है नेटवर्क की वो ख़त्म हो जाएगी। सो इसे स्नो प्रोटोकॉल बिना किसी बड़े ट्रेड ऑफ के डिसेंट्रलाइजेशन और स्केलेबिलिटी में मेंटेन करते हुए एक अच्छा नेटवर्क बनाता है। सो इन स्नो टाइप प्रोटोकॉल सच डेलीगेशन इज़ नॉट नेसेसरी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्नो टाइप ऑफ प्रोटोकॉल में इस डेलीगेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, अलाउइंग एवरी नोड ऑपरेटर टू हैव फर्स्ट हैंड से इन द सिस्टम at all time. Another design typically referred to as state sharding attempts to provide scalability by parallelizing transaction serialization to independent network of validators. Unfortunately, the security of the system in such design becomes only as high as the easiest corruptible independent shard. Therefore, neither the subcommittee election nor sharding are suitable scaling strategies for crypto platform. तो इसमें ये यही कह रहा है कि जो कि आप सब कमेटीज़ होती हैं या फिर जो शार्डिंग का जो होता है, ये दोनों ही बेटर अप्रोच नहीं है किसी भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के लिए जो कि अपने आप को एक डिसेंट्रलाइज्ड बोलता है। डिसेंट्रलाइज्ड होने के लिए आपको हर नोड के पास एक अथॉरिटी देनी पड़ेगी, एक फर्स्ट हैंड देना पड़ेगा कि वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सके और उसका जो पार्टिसिपेशन है वो वैलिडेट हो, उसका पार्टिसिपेशन जो है वो माना जाए। और इसकी जो चौथी कैरेक्टरिस्टिक है वो है इसकी अडेप्टिव। ये कितना ज़्यादा अडेप्टिव है। सो स्नो प्रोटोकॉल जो है ये काफ़ी ज़्यादा अडेप्टिव है। सो बेसिकली कि ये क्या करते हैं कि ये प्रायोरिटाइज़ करते हैं स्पीड को जब इनका नेटवर्क सेव होता है, और प्रायोरिटाइज़ करते हैं सिक्योरिटी को जबकि इनका नेटवर्क अंडर थ्रेट होता है या फिर अंडर अटैक होता है। सो ये एक तरीके से सिचुएशंस को देख के ये जो नेटवर्क है ये बिहेव करता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। यही चीज़ इसको यूनिक बनाती है, ख़ास चीज़ बनाती है बाकी क्रिप्टो करेंसीज से। बाकी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो नेटवर्क पे तो ध्यान देती हैं पर सिक्योरिटी पे वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आगे चल के जो क्वांटम कंप्यूटिंग का जो थ्रेट है, खासकर जो बिटकॉइन के लिए जो हो सकता है बहुत बहुत बड़ा थ्रेट, उसको ये चैलेंज करते हैं अभी से, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। और ये उस चीज़ को माइंड में लेके चल रहे हैं कि आगे चल के अगर कोई भी ऐसी चीज़ आती है, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी कोई भी चीज़ आती है, तो एवेलांच कैसे बिहेव करेगा उस टाइम में। तो ये वहाँ तक की सोच रहे हैं। सोचिए कितना ज़्यादा एडवांस्ड इनकी सिक्योरिटी होगी, और इस चीज़ को इन्होंने तैयार भी कर लिया है। और गाइस इनकी जो पांचवी जो करेक्टरिस्टिक है स्नो प्रोटोकॉल की वो है लो लेटेंसी। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि मोस्ट ब्लॉकचेन टुडे आर अनेबल टू सपोर्ट बिजनेस एप्लीकेशन सच एज ट्रेडिंग और डेली रिटेल पेमेंट्स। मतलब काफ़ी ब्लॉकचेन जो हैं आज के टाइम पे वो सपोर्ट नहीं कर पाती है बिजनेस एप्लीकेशन को, जहाँ पे डेली का एक वॉल्यूम होता है, डेली की पेमेंट होती है या फिर डेली ट्रेडिंग्स होती हैं, तो उसको वो लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर पाती हैं। सो बिकॉज ऑफ अनवर्केबल टू वेट मिनट्स और इवन आवर्स फॉर कंफर्मेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सो इन्होंने ये साफ अल्फाजों में ये कहा है कि जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, मिनट्स में आवर्स में कभी कभी चला जाता है। सो वहाँ पे जो ब्लॉकचेन सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है, वो काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं। देयरफॉर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड येट हाईली ओवरलुक्ड प्रॉपर्टीज ऑफ कंसेंसस प्रोटोकॉल इज़ द टाइम टू फाइनलिटी। तो यही जो है सबसे बड़ी दिक्कत है अभी के ब्लॉकचेन के स्पेस में, और उसी को ये लोग टैकल करते हैं स्नो प्रोटोकॉल के ज़रिए। सो स्नो प्रोटोकॉल क्या करता है कि रीच फाइनलिटी टिपिकली इन लेस देन 1 सेकेंड विच इज़ सिग्निफिकेंट लोअर देन लॉन्गेस्ट चेन प्रोटोकॉल एंड शार्डेड ब्लॉकचेन्स।
सो स्नो प्रोटोकॉल क्या है, वो ट्रांजैक्शन को फाइनलाइज कर सकता है 1 सेकेंड के अंदर, उससे भी कम टाइम के अंदर, जिससे कि क्या होगा कि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो भी इतना प्रोवाइड नहीं कर पाती जितना कि ये एवेलांच नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है। शार्डेड ब्लॉकचेन्स हो गई, लॉन्गेस्ट चेन प्रोटोकॉल हो गई, ये सब उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जितना कि एवेलांच कर सकता है अपने स्नो प्रोटोकॉल के साथ में। बोथ ऑफ विच टिपिकली स्पैन फाइनलिटी टू अ मैटर ऑफ मिनट्स। ये दोनों चीज़ें जो है, लॉन्गेस्ट चेन प्रोटोकॉल, शार्डेड ब्लॉकचेन्स, ये सब ट्रांजैक्शन कन्फर्म करती हैं, पर इनको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, या फिर अगर कभी कभी नेटवर्क के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक हुआ तो गैस फीस भी हाई जाती है, प्लस इसकी जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है वो भी स्लो हो जाती है। सो ये चीज़ आपको एवेलांच के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। सो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके बाद जो इनकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है वो आती है हाई थ्रूपुट। स्नो प्रोटोकॉल जो है, which can build a linear chain or a DAG, reach 1000 of transaction per second, 5000 plus transaction per second while retaining full decentralization। इनका कहना ये है कि ये 5000 प्लस ज़्यादा ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी जो ब्लॉकचेन्स हैं, न्यू ब्लॉकचेन सॉल्यूशन डेट क्लेम हाई टीपीएस typically trade off decentralization and security and opt for more centralized and insecure consensus mechanism। सो इनका कहना ये है कि जो बाकी के ब्लॉकचेन्स हैं वो अपने टीपीएस यानी ट्रांजैक्शन पर सेकंड को ज़्यादा दिखाने के लिए जो उसके डिसेंट्रलाइज्ड नेचर होता है ब्लॉकचेन का, उससे लोग खिलवाड़ करते हैं, उसको थोड़ा सेंट्रलाइज्ड करते हैं, उसको थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जिससे ये क्या होता है कि वो अपनी ट्रांजैक्शन पर सेकंड की जो स्पीड है, जो रिज़ल्ट है अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने वाइट पेपर के ऊपर, वो ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकें। तो जिसके वजह से जो नेटवर्क का जो एक डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। जबकि इनका कहना ये है कि जो हमारा 5000 प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकेंड एकदम वैलिड है, इन्होंने टेस्ट किया हुआ है एक नॉर्मल डिसेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट के अंदर। अगर हम आगे देखें तो सम प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट नंबर फ्रॉम हाईली कंट्रोल्ड सेटिंग्स, मतलब इन्होंने वही कहा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जो नंबर जनरेट करते हैं ट्रांजैक्शन पर सेकंड के, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में उस नेटवर्क को ले जाते हैं, जहाँ पे उसका जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो उसका कम हो जाता है, सेंट्रलाइज्ड वे में आने लगता है, जिससे कि क्या होता है कि मैनिपुलेट कर सकते हैं, मिस रिपोर्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द रिजल्ट्स। सो द नंबर reported number for AVAX are taken directly from real fully implemented avalanche network running on 2000 node on AWS। सो इन्होंने जो नंबर बताया है 5000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड का, ये इन्होंने एवैक्स टोकन जो है इनका वहाँ से लिया है, फुल्ली इम्प्लीमेंटेड जो है कि जो इनके जो नेटवर्क है, जब 2000 नोड्स का जो नेटवर्क है जो रन कर रहा था AWS के अंदर, उसके अंदर से इन्होंने रिपोर्ट किया है। मतलब कि इनका जो नंबर है 5000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड का, वो एकदम वैलिड है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, जैसा कि बाकी के ब्लॉकचेन्स करते हैं अपने नंबर्स को ज़्यादा दिखाने के लिए। ये प्योर इन्होंने एक एनवायरनमेंट के अंदर अपने नेटवर्क को इन्होंने टेस्ट किया है, जो इन्होंने टीपीएस बताया है वो भी इनका एकदम रियल है। जियो डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब ऑन लो एंड मशीन्स। सो वही बता रहे हैं इसके बारे में कि इन्होंने पूरी तरीके से एक फेयर प्ले में अपना जो रिज़ल्ट है वो दिखाया है। हाई परफॉर्मेंस रिज़ल्ट, जैसे कि 10,000 प्लस जो इनका हाई परफॉर्मेंस रिज़ल्ट है वो अचीव हो सकता है एज्यूमिंग हायर बैंडविथ। अगर इनको हायर बैंडविथ दी जाए हर एक नोड के साथ, तो ये 10,000 प्लस तक भी अपना जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड है वो अचीव कर सकते हैं with a dedicated hardware for signature verification। Finally, we note that the aforementioned metrics are at the base layer. Layer 2 scaling solution immediately augments these results considerably। सो वही अपने रिज़ल्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि इन्होंने कैसे ये चीज़ अचीव करी और बाकी प्रोजेक्ट्स में क्यों इतना कंट्रोल वे में दिखाया जाता है, ताकि उनको मतलब आसानी हो ये चीज़ करने में और अपनी मार्केटिंग करने में। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके काफ़ी फेयर प्ले कर रहे हैं। इन्होंने हर चीज़ अपनी ये बताई कि उन्होंने कहाँ पे टेस्ट किया, कितने हार्डवेयर्स लगाए, कितने सॉफ्टवेयर्स लगाए, कहाँ पे इन्होंने होस्ट किए थे सारे नोड्स, कितने नोड्स के साथ किया। तो ये एक तरीके का बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देता है और आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करता है एक नेटवर्क के अंदर, एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर, कि ये क्रिप्टो करेंसी आगे भी डेवलपमेंट करती रहेगी और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वे में करेगी।
सो गाइस, अगर हम आगे बात करें तो बात है आर्किटेक्चर की, कि एवेलांच का जो आर्किटेक्चर है वो कैसे बना हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है वो और डीप डाइव में जाके बताते हैं कि हर एक चीज़ कैसे काम करती है, कैसे एक इसका आर्किटेक्चर है। तो चलिए जानते हैं। सो इन्होंने स्टार्ट किया है सब नेटवर्क से। A subnetwork or a subnet is a dynamic set of validator working together to achieve consensus on the state of a set of blockchain. Each blockchain is validated by one subnet, and a subnet can validate arbitrarily many blockchain. A validator may be a member of arbitrarily many subnet. A subnet decide who may enter it and may require that its constituent validator have certain properties. The Avalanche platform supports the creation and operation of arbitrarily many subnet. In order to create a new subnet or to join a subnet, one must pay a fee denominated in AVAX. समझ में आया? नहीं आया तो मैं आपको इससे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उससे समझाता हूँ कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है। सो अगर हम देखें तो आप लोगों ने इंडियन रेलवेज़ का नाम तो सुना होगा, जो कि सभी ने सुना होगा ऑब्वियसली। सो इंडियन रेलवेज़ क्या है? ये एक तरह की बॉडी है जो कि ऑल ओवर द कंट्री रेलवेज़ के ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है। पर क्या ये अकेले कर सकती है? मतलब अगर सिर्फ इंडियन रेलवेज़ ही हो, इसके नीचे कोई जोनल ऑफिसेज ना हो, जैसे कि हमने देखा है कि इंडियन रेलवेज़ के अंडर भी कई सारे सेक्शंस आते हैं। ईस्टर्न रेलवे हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे हो गया। सो ये सब क्या हैं? ये सब होते हैं जोनल ऑफिसेज, जैसे कि ईस्टर्न रेलवे हो गया, सदर्न रेलवे हो गया, सदर्न रेलवे, ठीक है। और कौन सी होती है? हाँ, इधर नॉर्दर्न रेलवे हो गया। ये सारे जोनल ऑफिसेज होते हैं अंडर द इंडियन रेलवेज। क्यों किए जाते हैं? ताकि इंडियन रेलवेज को फंक्शनैलिटी या फिर ऑपरेशन चलाने में आसानी हो। अब चलो, इतना काफ़ी है आपको डायग्राम बना के समझाने के लिए। सो देखो, ये हमारी मेन बॉडी है इंडियन रेलवेज़, जो कि देश भर के सारे ट्रैक्स का रिकॉर्ड, सारे ट्रैक्स की कंस्ट्रक्शन, सारे ट्रैक्स का ऑपरेशन, कितनी ट्रेन्स चल रही हैं किस रूट पे, सब इसके पास डिटेल्स रहती है। पर इन सब को मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता अगर ये ना होते, ईस्टर्न रेलवे ना होती, सदर्न रेलवे ना होती, अगर इस चीज़ को डिवाइड नहीं किया जाता जोनल ऑफिस के अंदर या फिर सब नेट्स के अंदर, तो फिर इंडियन रेलवेज़ के लिए एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इसकी एफिशिएंसी पे, इसके ऑपरेशंस पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है इंडियन रेलवेज़ का। सो इंडियन रेलवेज़ ने फिर डिवाइड किया अपनी ईस्टर्न रेलवे को, सदर्न रेलवे को और नॉर्दर्न रेलवे को। इसमें इन्होंने अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से अलग अलग जोनल ऑफिसेज बनाए, और वहाँ पे हर जोनल ऑफिसेज को रखा अपने, मतलब एक डिवाइडेड बॉडी के अंदर। जैसे कि ईस्टर्न रेलवे के अंदर कई सारे जोनल ऑफिसेज हैं। जैसे कि आप ये मान लो, ये सारे जोनल ऑफिसेज जो हैं, ये सारे जो जोनल ऑफिस हैं, ये सब रिपोर्ट करते हैं ईस्टर्न रेलवे को। इधर के जो सदर्न के जितने भी हैं, साउथ पार्ट के, वो सारे रिपोर्ट करेंगे सदर्न रेलवे को। और नॉर्दर्न पार्ट के जितने हैं वो सारे नॉर्दर्न रेलवे को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। सॉरी, गलती हो गई थोड़ी सी इसमें से, चलो कोई दिक्कत नहीं। सो इससे क्या होता है कि इससे ऑपरेट करना ईजिली हो जाता है, ठीक है। ईस्टर्न रेलवे मैनेज करती है सारे ईस्टर्न पार्ट की, वहाँ पे कौन सी ट्रेन चलेगी, कितने टाइम के लिए चलेगी, किस स्पीड पे चलेगी, तो ये इजी हो जाता है एक ऑपरेशंस करना। वही सेम चीज़ एवेलांच ने भी की है। अब आप एवेलांच को समझो इंडियन रेलवेज़ की तरह। एवेलांच एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एवेलांच एक प्लेटफॉर्म है। अब इसको अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, एवेलांच प्लेटफॉर्म है, ओके। अब इसके नीचे सब नेटवर्क्स हैं, जिसको हम ईस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे और सदर्न रेलवे कहते हैं। ये हैं सब नेटवर्क्स। ये भी सब नेटवर्क्स हैं।
हर एक सब नेटवर्क के नीचे जो जोनल ऑफिसेज हैं जिसको हम कहेंगे नोड्स, वो नोड्स हैं। ठीक है, ये सारे नोड्स हैं, ये जितने भी दिख रहे हैं ये सब नोड्स हैं। सो ये नोड्स हैं, ये एक पर्टिकुलर वे में काम करते हैं और ये सब नेटवर्क भी उसी हिसाब से बना हुआ है कि जिस हिसाब से ये काम करेंगे। ठीक है, तो एवेलांच प्लेटफॉर्म का यही फ़ायदा है कि आप अपने हिसाब से एक सेट ऑफ रूल्स बना के, एक सब नेटवर्क बना के, उसके अंदर जितने भी नोड्स हैं उस हिसाब से परफॉर्म करेंगे। गाइस बेसिकली जो सब नेटवर्क्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि हमारे अंदर कौन इंटर कर सकता है। हमारे नेटवर्क के अंदर जो सब नेटवर्क जो हमने क्रिएट किया है उसके अंदर हम किसको इंटर करने दे सकते हैं और किसको नहीं। ये किस बेसिस पर डिसाइड होता है, ये उस प्रॉपर्टीज़ पे डिसाइड होता है, उस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिसाइड होता है कि जिस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये सब नेटवर्क्स बनाए गए हैं, जिस प्रॉपर्टी के हिसाब से नोड्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उस बेसिस पे डिवाइड होता है। So the Avalanche platform support the creation and operation of arbitrarily many subnets. In order to create a new subnet or to join a subnet, one must pay a fee denominated in AVAX. चाहे आप सबनेट अपने हिसाब से बना लिया, ठीक है, अपने हिसाब से बना लिया, अपनी प्रॉपर्टीज़ डाल दी, अपने फंक्शंस डाल दिए, पर एक जो मेन चीज़ है जो हर सबनेट के अंदर होनी चाहिए, हर सबनेट में परफॉर्म करने के लिए होनी चाहिए, एक रिक्वायरमेंट होती है जिसको AVAX टोकन। AVAX टोकन आपके पास होना ही चाहिए सब नेटवर्क बनाने के लिए या सब नेटवर्क में इंटर होने के लिए। ये ज़रूरी चीज़ है हर सब नेटवर्क के लिए। इसमें ये एक तरीके से आप समझ लो कोर है, ये कोर चीज़ है। ठीक है, सो द सब नेटवर्क मॉडल ऑफर्स अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस। जो सब नेटवर्क का जो मॉडल जो मैंने आपको बताया, एक थोड़ा एग्जाम्पल बताया जो मैंने आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट के अंदर। ठीक है, तो इस सब नेटवर्क का जो मॉडल है वो काफ़ी सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। इफ़ अ वैलिडेटर डज नॉट केयर अबाउट द ब्लॉकचेन इन अ गिवन सबनेट, इट विल सिंपली नॉट ज्वाइन दैट सबनेट। ठीक है, अगर जो वैलिडेटर है, जो नोड वैलिडेटर है, अगर उसको मतलब परवाह ही नहीं है कि वो सबनेट किस चीज़ पर काम कर रहा, तो वो सबनेट ज्वाइन नहीं करेगा। ये क्या करता है कि ये नेटवर्क का जो ट्रैफिक है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है, एज वेल एज द कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड ऑफ वैलिडेटर। इससे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। मान लो कि कोई ऐसा आदमी है जो इंटरेस्टेड नहीं है आपके ग्रुप में आने के लिए। मान लो कि एक इसको थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप लोगों का एक ग्रुप है 5 लोगों का। उन 5 लोगों की एक सेम हॉबी है जिसको हम कहेंगे कि प्लेइंग टेनिस। ठीक है, अब आप एक छठे इंसान को अप्रोच करते हो कि यार हमारे एक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, पर अगर उसकी हॉबी प्लेइंग टेनिस या फिर प्लेइंग टेनिस नहीं हुई, उसकी हॉबी हुई क्रिकेट खेलना, सो वो आपके ग्रुप को डिनाई कर देगा कि वो आपके ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा। तो यही चीज़ जो है वो इसमें होती है सब नेटवर्क के अंदर, सबनेट के अंदर, कि जिससे क्या होता है कि जो नेटवर्क का जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल्ड वे में रहता है और जो जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्स यूज़ होती हैं, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज जो यूज़ होती हैं, वो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। दिस इज़ द कॉन्ट्रास्ट टू अदर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। लेकिन जो बाकी के जो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। बाकी के जो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर हर वैलिडेटर को परफॉर्म करना या पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है इन विच एवरी वैलिडेटर मस्ट वैलिडेट एवरी ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना ज़रूरी होता है, इवन दोज हु डोंट केयर अबाउट। ठीक है, अगर जो बाकी की ब्लॉकचेन होती हैं वो सबको इंक्लूड कर लेती है, चाहे वो क्रिकेट उसकी हॉबी हो या फिर प्लेइंग टेनिस उसकी हॉबी हो या फिर प्लेइंग फुटबॉल उसकी हॉबी हो, सबको इंक्लूड करके चलती हैं। तो ये चीज़ भी एक अच्छी एडवांटेज है सबनेट का। सो गाइस, जो नेक्स्ट एडवांटेज है सबनेट का वो ये है कि सिंस सबनेट डिसाइड्स हु मे इंटर देम, वन कैन क्रिएट प्राइवेट सबनेट। सबनेट जो है वो डिसाइड करता है कि कौन उसमें इंटर करेगा और कौन नहीं। सबनेट जो को आप एक प्राइवेट सबनेट भी बना सकते हो। सो गाइस, एक और बहुत अच्छा फीचर है, एडवांटेज है सबनेट का, वो ये है कि एवेलांच नेटवर्क में एक स्पेशल सबनेट होता है जिसे हम डिफ़ॉल्ट सबनेट कहते हैं या फिर प्राइमरी नेटवर्क भी कहते हैं। इसके कुछ खास पॉइंट होते हैं, जैसे कि सभी सभी वैलिडेटर्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अगर किसी दूसरे सबनेट को वैलिडेट करना चाहते हैं
तो उसके लिए सबसे पहले डिफ़ॉल्ट सबनेट को वैलिडेट करना उनके लिए मैंडेटरी है। बाकी जो डिफ़ॉल्ट सबनेट ही जो है वो वही नेटवर्क है जहाँ पे एवैक्स टोकन आपका जो है वो रहता है और ट्रेड होता है। प्री डिफाइंड ब्लॉकचेन्स भी इसमें होती हैं। डिफ़ॉल्ट सबनेट जो है पहले से ही सेट किए गए हैं। कुछ ब्लॉकचेन्स को वैलिडेट करता है, ये 3 ब्लॉकचेन्स हैं। नंबर 1 पी चेन, जिसको हम प्लेटफॉर्म चेन कहते हैं, ये नेटवर्क के वैलिडेटर्स और सबनेट को मैनेज करती हैं। नंबर 2 है एक्सचेंज, जिसको हम एक्सचेंज चेन कहते हैं। इसका इसका यूज़ एसेट्स जैसे कि एवैक्स को बनाने और ट्रेड करने के लिए यूज़ होता है। और थर्ड चेन है जिसको हम सी चेन कहते हैं, इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट चेन। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ईवीएम कंपैटिबल डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन यानी डी एप्स के लिए बनाई गई है। तो ये 3 जो हैं ये प्री डिफाइंड ब्लॉकचेन्स होती हैं और आपको पहले यहाँ पे वैलिडेट करना होगा डिफ़ॉल्ट सबनेट पे, तभी आप जाके आगे किसी दूसरे सबनेट पे वैलिडेट कर सकोगे। सो ये चीज़ मैंडेटरी होती है सबनेट के अंदर। सो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट उसके तरफ जिसका नाम है वर्चुअल मशीन। सो वर्चुअल मशीन आखिर होती क्या है? वर्चुअल मशीन एक तरह का आप ये समझो ब्लूप्रिंट होती है ब्लॉकचेन को चलाने के लिए। ठीक है, ब्लॉकचेन चलती कैसे है, कैसे काम करेगी, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें वर्चुअल मशीन्स देखती हैं। और बेसिकली आप ये समझो कि वर्चुअल मशीन्स ही जो हैं वो ब्लॉकचेन को चलाती हैं। ये इसका मतलब कोर फंक्शन होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो एक होता है स्टेट। इसमें क्या होता है कि वर्चुअल मशीन डिसाइड करती है कौन सा डेटा स्टोर्ड होगा ब्लॉकचेन के अंदर और वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, लेजर फॉर्मेट में होगा या फिर एप्लीकेशन डेटा में होगा। लेजर फॉर्मेट में अगर होगा तो जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड कैसे होंगी। ठीक है, वो हर एक चीज़ आपकी वो देखती है वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, और इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन। इसमें जो है वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं रूल्स कि हाउ द ब्लॉकचेन स्टेट कैन चेंज। ब्लॉकचेन की जो स्टेट है वो कैसे चेंज हो सकती है, ट्रांजैक्शन लॉजिक से या फिर ब्लॉक वैलिडेशन से। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन लॉजिक होता है वो क्या होता है? इट स्पेसिफाई व्हाट कंस्टिट्यूट अ वैलिड ट्रांजैक्शन एंड हाउ ट्रांजैक्शन अपडेट द लेजर। वही चीज़ है कि मतलब वैलिड ट्रांजैक्शन वो कैसे मानी जाएगी और वो कैसे अपडेट होगा लेजर के अंदर। ये चीज़ करती है ट्रांजैक्शन लॉजिक, जो कि पार्ट है स्टेट ट्रांजैक्शन फंक्शन का। दूसरी चीज़ है कि इट डिफाइंस द क्राइटेरिया दैट वैलिडेटर मस्ट यूज टू डिसाइड इफ अ न्यू ब्लॉक ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज वैलिड बिफोर इट्स एक्सेप्टेड इनटू द चेन। ठीक है, ये क्या होता है कि वैलिडेटर को डिसाइड करना होता है कि जो नया ब्लॉक ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो क्या वैलिड है कि नहीं, बिफोर कि वो चेन में एक्सेप्ट होने से पहले उसको डिसाइड करना होता है कि चीज़ वैलिड है कि नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है इंटरफेस की। वे वर्चुअल मशीन जो होती है वो डिक्टेट करती है कि हाउ यूज़र एंड अदर एप्लीकेशन इंटरैक्ट विद ब्लॉकचेन। ठीक है, ये सारे काम होते हैं वर्चुअल मशीन्स के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी ब्लॉकचेन को रन करने के लिए। और एक और चीज़ ये है कि वर्चुअल मशीन्स के ऊपर जितनी ब्लॉकचेन है उनके ऊपर भी ब्लॉकचेन्स बन सकती है। जैसे कि आप मान लो कि इथेरियम की जो वर्चुअल मशीन है, ठीक है, उसके ऊपर इथेरियम बना हुआ है। अब इथेरियम के ऊपर भी लोगों ने अपनी अपनी ब्लॉकचेन्स बना रखी हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि सेम वर्चुअल मशीन्स के ऊपर आप अपनी अलग अलग ब्लॉकचेन्स बना सकते हो, मल्टी लेयर ब्लॉकचेन्स बना सकते हो। ठीक है, ये चीज़ होती है वर्चुअल मशीन्स। सो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट उसकी तरफ जिसका नाम है साइबर कंट्रोल एंड मेंबरशिप। सो इसमें क्या होता है कि कंसेंसस प्रोटोकॉल जो जितने भी हैं वो प्रोवाइड देयर सिक्योरिटी गारंटी, पर उनकी जो सिक्योरिटी गारंटी होती है वो एक नंबर तक होती है, पर्टिकुलर नंबर थ्रेशोल्ड तक होती है। ठीक है, और एक साइबर अटैक क्या होता है? बेसिकली साइबर अटैक वो होता है कि जिसमें कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ अटैकर जो हैं वो नंबर ऑफ फेक आईडीज़ बनाते हैं जिससे कि नेटवर्क जो पूरी तरीके से फ्लडेड हो जाए। और वो उनका जो मेन टारगेट मेन मोटिव होता है वो नेटवर्क को डिस्टर्ब करना होता है। दूसरी चीज़ नेटवर्क का कंट्रोल हासिल करने के लिए होता है कि किसी भी तरह अगर 51% से ज़्यादा इन्होंने नेटवर्क का कंट्रोल ले लिया तो नेटवर्क पूरे इनके हाथ में चला जाता है। तो इनका जो मेन टारगेट यही होता है कि फेक आईडीज़ बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड कर दो एकदम नेटवर्क को, जिससे कि नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो सके। ठीक है, सो इसमें क्या होता है फंडामेंटली सच एन अटैक कैन ओनली बी डिटर्ड बाय ट्रेनिंग ऑफ प्रेजेंस विद प्रूफ ऑफ हार्ड टू को फोर्ज रिसोर्सेज।
जो इस तरह के अटैक होते हैं वो सिर्फ जा सकते हैं प्रूफ ऑफ हार्ट टू फोर्ज से, ठीक है। पास्ट सिस्टम, जितने भी पास्ट के सिस्टम थे जिन्होंने साइबर डिटेरेंस मैकेनिज्म बनाया, जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, प्रूफ ऑफ इलैप्स टाइम होता है जिसको हम पोएट कहते हैं, प्रूफ ऑफ स्पेस एंड टाइम होता है पोस्ट, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी होता है। ये सारे जितने भी कंसेंसस मैकेनिज्म हैं, ये सारे मतलब अपने पास एक ऐसा मतलब रखते हैं मैकेनिज्म कि ये अपने नेटवर्क को सेफ एंड सिक्योर कर सके साइबर अटैक से, ठीक है। एट देयर कोर, इनके कोर के अंदर ऑल ऑफ दीज मैकेनिज्म, जितने भी मैकेनिज्म मैंने आपको बताए, serve an identical function. They require that each participant have some skin in the game, ठीक है। हर पार्टिसिपेंट के साथ कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि वो नेटवर्क में कंट्रीब्यूट करता हो, बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ सम इकोनॉमिक कमिटमेंट, ठीक है, विच इन टर्म प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक बैरियर अगेंस्ट द मिसबिहेवियर बाय द पार्टिसिपेंट. All of them involve a form of stake, whether it is in the form of mining rigs, hash power, disk space, trusted hardware और एन अप्रूव्ड आइडेंटिटी। तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं नेटवर्क के अंदर, चाहे वो प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर हो, ठीक है, पोस्ट के अंदर हो, पोएट के अंदर हो, या फिर प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के अंदर हो, इन सब के अंदर जो पार्टिसिपेंट हैं उनका कुछ ना कुछ ये कह लो कि आप इकोनॉमिक कमिटमेंट या फिर स्किन इन द गेम कुछ ना कुछ लगा रहना चाहिए, जिससे कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो वैलिडेट हो सके। आप प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर देखो कि माइनिंग रिग्स चाहिए होती हैं बिटकॉइन को माइन करने के लिए, हैश पावर की ज़रूरत होती है, पोस्ट के अंदर डिस्क स्पेस की ज़रूरत होती है, पोएट के अंदर ट्रस्टेड हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, और पीओए के अंदर एक अप्रूव्ड आइडेंटिटी की ज़रूरत होती है। दिस स्टेक फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एन इकोनॉमिक कॉस्ट दैट पार्टिसिपेंट मस्ट बियर टू एक्वायर अ वॉइस, ठीक है। ये सारे वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि एक पार्टिसिपेंट्स को चाहिए होती हैं अपने नेटवर्क के अंदर जगह बनाने के लिए या फिर नेटवर्क का पार्ट होने के लिए। फॉर इंस्टेंस, इन बिटकॉइन द एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट वैलिड ब्लॉक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैश पावर, ठीक है। जो बिटकॉइन के अंदर होता है, अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है वैलिड ब्लॉक्स के अंदर, तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास हैश पावर कितनी है, आप कितना हैश पावर यूज़ कर रहे हो, जिससे कि आपको उतने ब्लॉक्स ऑफ बिटकॉइंस मिल सकते हैं। Unfortunately, there has also been substantial confusion between consensus protocol versus Sybil control mechanism. तो इसमें ये लोग ये बता रहे हैं कि कंसेंसस प्रोटोकॉल और साइबल कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रखा है। सो आगे बढ़ते हैं। वी नो डैट द चॉइस ऑफ कंसेंसस प्रोटोकॉल इज़ फॉर द मोस्ट पार्ट ऑर्थोगोनल टू द चॉइस ऑफ साइबल कंट्रोल मैकेनिज्म. This is not to say that the Sybil control mechanism are drop-in replacement for each other, since a particular choice might have implications about the underlying guarantees of the consensus protocol. However, the Snow family can be coupled with many of these known mechanisms without significant modification. So इनका कहने का मतलब क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कंसेंसस प्रोटोकॉल और साइबिल कंट्रोल मैकेनिज़्म एक ही चीज़ है, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, कंसेंसस प्रोटोकॉल क्या होता है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, जैसे कि ब्लॉकचेन में सभी नोड्स को एक ही फाइनल स्टेट या वैल्यू पर एग्री करने में हेल्प करता है। इसका मेन काम नेटवर्क में एक डिसीज़न लेना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। एग्जाम्पल जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क हो गया, प्रूफ ऑफ स्टेक हो गया। वहीं साइबर कंट्रोल मैकेनिज़्म जो होता है, ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है जो नेटवर्क को साइबर अटैक से बचाता है। साइबर अटैक में एक मालशियस एंटिटी होती है जो कि फेक आइडेंटिटी बना के नेटवर्क को फ्लड कर देती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। ऑर्थोगोनल रिलेशन क्या है? दोनों का काम अलग अलग है, इसीलिए ये ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब है कि आप एक कंसेंसस प्रोटोकॉल को कई अलग अलग साइबर कंट्रोल मैकेनिज्म के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये है कि दिस इज़ नॉट टू से दैट साइबर कंट्रोल मैकेनिज्म आर ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट फॉर ईच अदर, since a particular choice might have implication about the underlying guarantees of the consensus protocol. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। However, the Snow family can be coupled with many of these known mechanisms without significant modification. So इसमें क्या है कि स्नो फैमिली की जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ये बहुत से साइबर कंट्रोल मैकेनिज्म के साथ कपल यानी कि जोड़ा जा सकता है
बिना किसी सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशंस के। ये स्नो प्रोटोकॉल की एक ख़ास बात है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्नो प्रोटोकॉल्स अलग अलग जो है साइबल रेजिस्टेंस टेक्निक के साथ काम कर सकता है। ये इसका मेन जो है इस जो जितना भी पूरा टेक्स्ट मैंने पढ़ा ये उसका मेन वो है, रिजल्ट है, ठीक है। जैसे प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक, ये अडेप्टिबिलिटी उनके डिज़ाइन की एक ख़ास बात है। ये इसमें से कोई सा भी अडेप्ट कर सकता है प्रूफ ऑफ स्नो प्रोटोकॉल जो है, ठीक है। होप गाइस आप लोग को साइबर अटैक क्या होता है, इसको कैसे कंट्रोल करता है कि स्नो प्रोटोकॉल, और बाकी के प्रोटोकॉल्स कैसे इसको देखते हैं, और इसकी बारे में आपको पता चला होगा कि साइबर कंट्रोल कैसे किया जाता है। मुझे लगता है कि साइबर कंट्रोल के बारे में इतना पढ़ना काफ़ी है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन एवैक्स के बारे में। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ब्लॉकचेन का, या फिर किसी भी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का, खास करके एवेलांच का, ठीक है। तो एट लॉन्च एवेलांच प्लेटफॉर्म पे स्टैंडर्ड सॉलिडिटी बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करते थे, जितना भी एवेलांच का इकोसिस्टम है, ठीक है, इथेरियम वर्चुअल मशीन के थ्रू। इन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में और भी पावरफुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टूल्स यूज़ होंगे, जैसा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विद ऑफ चेन एग्जीक्यूशन एंड ऑन चेन वेरिफिकेशन। ये क्या करेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ चेन एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन इनको जो वेरिफिकेशन है वो ऑन चेन होगा। साथ ही साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विद पैरेलल एग्जीक्यूशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विद पैरेलल एग्जीक्यूशन, एनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दैट डू नॉट ऑपरेट ऑन द सेम स्टेट इन द एनी सबनेट इन एवेलांच विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इन पैरेलल। इसका मतलब क्या है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एवेलांच में किसी भी सबनेट में सेम स्टेट पे काम नहीं करते हैं, उनको पैरेलल में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और थर्ड चीज़ है कि इम्प्रूव्ड सॉलिडिटी कॉल्ड सॉलिडिटी प्लस प्लस। दिस न्यू लैंग्वेज विल सपोर्ट वर्जनिंग इज सेफ मैथमेटिक्स एंड फिक्स्ड पॉइंट अर्थमेटिक एंड इम्प्रूव्ड टाइप सिस्टम कंपाइलेशन टू LLVM जस्ट इन टाइम एग्जीक्यूशन। मतलब क्या है कि ये एक नया लैंग्वेज होगा जिसमें कि वर्जनिंग सेफ मैथमेटिक्स, फिक्स्ड पॉइंट अर्थमेटिक, इम्प्रूव टाइप सिस्टम LLVM में कंपाइलेशन और जस्ट इन टाइम एग्जीक्यूशन जैसे फीचर्स होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के आने वाले डेवलपमेंट्स में। अगर किसी डेवलपर को प्राइवेट सबनेट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के लिए EVM सपोर्ट चाहिए, तो वो डायरेक्टली एक नया सबनेट स्पिन अप कर सकते हैं। इसी तरह से एवेलांच सबनेट के थ्रू फंक्शनैलिटी स्पेसिफिक शार्डिंग को एनेबल करते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अगर डेवलपर को एग्जिस्टिंग इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करना है, तो वो एथेरियम सबनेट यूज़ कर सकते हैं, जो इथेरियम का ही एक वर्जन है। अगर डेवलपर्स को इथेरियम वर्चुअल मशीन से अलग एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो एक सबनेट के थ्रू अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, जो कि DAML या WASM के थ्रू बनाया जा सकता है। सबनेट कैन सपोर्ट एडिशनल फीचर्स बियॉन्ड VM बिहेवियर, ठीक है। सबनेट VM बिहेवियर के अलावा भी एक्स्ट्रा फीचर सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबनेट बड़े वैलिडेटर्स नोड्स के लिए परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट इन्फोर्स कर सकते हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लंबे टाइम तक होल्ड कर सकती हैं। ये ऐसे वैलिडेटर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट को प्राइवेटली होल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का काम होता है एवेलांच के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या काम होता है। और अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो मैं इसके अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं थोड़ा और अच्छे से इस चीज़ को समझाऊंगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स असल में होते क्या हैं। एक जनरल पर्पस वीडियो होगा जिसमें कि इथेरियम के बारे में भी समझाऊंगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इथेरियम में कैसे काम करता है, और भी अलग ब्लॉकचेन्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। अगर आप वो वीडियो चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट करना कि आपको वो वीडियो चाहिए, ओके। सो मूविंग आउट टू द नेक्स्ट वी हैव गवर्नेंस एंड द एवैक्स टोकन, ओके। सो अगर हम देखें तो एवैक्स जो है वो नेटिव टोकन है एवेलांच का। अगर इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें लिखा हुआ है कि एवैक्स जो है वो कैप्ड सप्लाई है, जहाँ पे इसकी सप्लाई जो है 720 मिलियन टोकन्स की है, जिसके साथ 360 मिलियन उनमें से वो अवेलेबल हैं मेननेट लॉन्च पे। However, unlike other capped supply tokens which bake the rate of minting perpetually, AVAX is designed to react to changing economic condition in particular.
The objective of AVAX monetary policy is to balance the incentive of users to stake the token versus using it to interact with variety of services available on the platform. So इसको AVAX टोकन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि ये मार्केट के सेंटिमेंट्स को देख के, मार्केट के हर चीज़ को देख के ये अपना जो कंट्रोल है या फिर जो सप्लाई ऑफ टोकन्स है वो ये कंट्रोल कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एवैक्स टोकन को एक अच्छा कंटेंडर बनाती है बाकी सारे अपने कॉम्पिटिशन से। पार्टिसिपेंट इन द प्लेटफॉर्म कलेक्टिवली एक्ट एज अ डिसेंट्रलाइज्ड रिजर्व बैंक्स। तो ये वही बता रहे हैं कि आप इसमें ना कि आप अपने टोकन्स को स्टेक कर सकते हो, उससे आप एक स्टेकिंग रिवॉर्ड पा सकते हो, साथ ही साथ आप नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए आप इसमें वोटिंग राइट्स में भी हिस्सा ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एवैक्स टोकन के बारे में है और यहाँ पे सारे इसके यूज़र्स बताए गए हैं कि पेमेंट में यूज़ हो सकता है, स्टेकिंग के अंदर यूज़ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एटॉमिक स्वैप्स के अंदर ये यूज़ कर सकते हो आप इसको। सो बेसिकली एटॉमिक स्वैप आई थिंक इनका बिसाइड प्रोवाइडिंग द कोड सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम द एवैक्स टोकन सर्व एज अ यूनिवर्सल यूनिट ऑफ एक्सचेंज। ओके, सो इनका कोई एक्सचेंज है एटॉमिक स्वैप्स, उस पर आप जाके एवैक्स टोकन को यूज़ कर सकते हो। ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहाँ पे हर टाइप के एसेट जो हैं आप एवेलांच पे कर सकते हो यूज। तो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव गवर्नेंस। सो गवर्नेंस इज़ अ क्रिटिकल टू द डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ एनी प्लेटफॉर्म। सो ये कह रहा है कि गवर्नेंस जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, किसी भी डेवलपिंग प्लेटफॉर्म के लिए। सो एज पर ऑल अदर टाइप्स ऑफ सिस्टम, एवेलांच विल ऑल्सो फेस नेचुरल एवोल्यूशन एंड अपडेट्स। एवेलांच के अंदर नेचुरल अपडेट्स आती रहेंगी, नेचुरल एवोल्यूशंस आता रहेगा, वो इवॉल्व करता रहेगा मार्केट के हिसाब से। सो जो एवैक्स टोकन है वो प्रोवाइड करता है ऑन चेन गवर्नेंस फॉर क्रिटिकल पैरामीटर्स ऑफ द नेटवर्क where participants are able to vote on changes to the network and settle network upgrade decision democratically। so इसमें क्या है कि हर AVAX टोकन होल्डर जो है उसके पास ये राइट है कि वो अपना वोट यूज़ कर सकता है नेटवर्क में चेंज लाने के लिए और अपग्रेड डिसीजंस को डेमोक्रेटाइज कर सकता है। मतलब कि अगर कोई अपग्रेड आ रहा है और उसको वो चीज़ नहीं पसंद है तो वो उसके लिए नहीं भी वोट कर सकता है, और उसको अगर पसंद है तो उसके लिए वोट भी कर सकता है। This include factors such as the minimum staking amount, minimum rate, as well as the other economic parameter। So ये सारी चीज़ें के लिए आपके पास डिसाइड होता है कि आपने कितना अमाउंट का स्टेक कर रखा है, ठीक है, कितना आपको माइनिंग रेट मिल रहा है एज पर एज द इकोनॉमिक पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हैं कि आपका जो वेटेज है नेटवर्क के अंदर, आपके वोट का जो वेटेज है वो कितना ज़्यादा है, वो आपके इन्हीं सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिसाइड होगा, जैसे कि स्टेकिंग अमाउंट हो गया, मिंटिंग रेट हो गया और अदर इकोनॉमिक पैरामीटर्स हो गए। सो गाइस, दिस इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज द मिनिमम स्टेकिंग अमाउंट, ये तो हो गया। दिस एनेबल्स द प्लेटफॉर्म टू इफेक्टिवली परफॉर्म डायनेमिक पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन थ्रू अ क्राउड oracle। However, unlike some other governance platform out there, Avalanche does not allow unlimited changes to arbitrary aspects of the system. Instead, only a predetermined number of parameters can be modified via governance, rendering the system more predictable and increasing safety. Further, all governable parameters are subject to limit within specific time bounds, introducing hysteresis and ensuring that the system remains predictable over short time ranges। Okay, so यही वजह है कि ये प्लेटफॉर्म क्राउड oracle के थ्रू डायनेमिक पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर पाता है, लेकिन बाकी गवर्नेंस प्लेटफॉर्म से अलग है। एवेलांच सिस्टम के किसी भी आर्बिट्रेरी एक्सपेक्ट में अनलिमिटेड चेंजेस को अलाउ नहीं करते हैं। इसके बजाय सिर्फ एक प्रीडिटरमाइंड 320 पैरामीटर को ही गवर्नेंस के ज़रिए मॉडिफाई किया जा सकता है। इससे सिस्टम और भी प्रिडिक्टेबल हो जाता है और सेफ़ हो जाता है। इसके अलावा सभी गवर्नेबल पैरामीटर को स्पेसिफिक टाइम बाउंड्स के अंदर लिमिट में रखना ज़रूरी होता है, जिससे कि हाइस्टेरेसिस इंट्रोड्यूस होता है और सिस्टम शॉर्ट टाइम रेंजेस में प्रेडिक्टेबल रहता है।
So basically this is the governance model of Avalanche. So if we proceed further, a workable force for finding globally acceptable values for system parameters is critical for decentralized system without custodian. Avalanche can use its consensus mechanism to build a system that allows anyone to propose special transactions that are in essence systems wide pools. Any participating node may issue such proposal. So basically एक लोग क्या कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम को चलाने के लिए जिनके पास कोई एक सिंगल कंट्रोल या ओनर नहीं होता, वहाँ पर सिस्टम पैरामीटर्स के लिए ग्लोबली एक्सेप्टेड वैल्यूज़, पूरी दुनिया में मानी जाने वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है। एवेलांच नेटवर्क अपने कंसेंसस मैकेनिज़्म को यूज़ करके एक ऐसा सिस्टम बना सकता है। इस सिस्टम में क्या होगा कि कोई पार्टिसिपेंट जो है, पार्टिसिपेट करने वाला नोड यानी नेटवर्क का जो हिस्सा है, एक स्पेशल ट्रांजैक्शन प्रपोज कर सकता है। यह ट्रांजैक्शन एक तरह के सिस्टम वाइड पोल्स पूरे सिस्टम के लिए वोटिंग की तरह काम करेंगी। नॉमिनल रिवॉर्ड रेट, अब आगे देखते हैं। नॉमिनल रिवॉर्ड रेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर दैट अफेक्ट्स एनी करेंसी वेदर डिजिटल और फिएट। अनफॉर्चुनेटली cryptocurrencies that fix this parameter might face various issues including deflation or inflation. To that end, the nominal reward rate is basically to governance within pre-established boundaries. This will allow token holder to choose and whether AVAX is eventually capped, uncapped or even deflationary. So ये क्या कह रहे हैं कि नॉमिनल रिवॉर्ड रेट भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो किसी भी करेंसी को अफेक्ट करता है। इसको फिक्स करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे डिफ्लेशन यानी करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा गिर जाना, या इन्फ्लेशन करेंसी की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। इसीलिए एवेलांच में एक नॉमिनल रिवॉर्ड रेट को गवर्नेंस के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कुछ पहले से तय किए गए जो बाउंड्रीज़ हैं उन्हीं के अंदर। इससे टोकन होल्डर्स जो हैं ये चूज़ करने का मौका मिलता है कि एवैक्स जो है, जो कि एवेलांच का जो एक नेटिव टोकन है, वो फ्यूचर में कैप्ड यानी लिमिटेड सप्लाई या फिर अनकैप्ड या डिफ्लेशनरी होगा या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका जो है गवर्नेंस मॉडल है एवेलांच का। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव डिस्कशन सेक्शन। सो इन दिस वी हैव प्रूनिंग। सो प्रूनिंग क्या होता है कि मैनी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म स्पेशली दोज इम्प्लीमेंटिंग नाकामोटो कंसेंसस सच एज बिटकॉइन suffer from perpetual state growth. This is because by protocol they have to store the entire history of the transaction. However, in order for a blockchain to grow sustainably, it must be able to prune old history. So basically prune history क्या होता है कि प्रून हिस्ट्री वो होता है कि मतलब जो हिस्ट्री ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल नहीं है तो उस हिस्ट्री को मिटा देना, जिससे क्या होता है कि जो लोड होता है वो कम हो जाता है। पर जैसा कि इसमें बता रहा है कि जो पुरानी ब्लॉकचेन्स हैं, जैसे कि नाकामोटो कंसेंसस का जो बिटकॉइन है, वो सफ़र करता है इस प्रूनिंग से। उसमें क्या होता है कि वो हर ट्रांजैक्शन की एक हिस्ट्री रखता है और वो ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री वो कैरी ऑन करता रहता है जिससे कि बहुत ज़्यादा उसकी जो हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा, उसकी लेंथ जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। दिस इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लॉकचेन दैट सपोर्ट हाई परफॉर्मेंस सच एज एवेलांच। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो जाता है कि प्रूनिंग ओल्ड हिस्ट्री को मिटा देना, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो जाता है हाई परफॉर्मेंस ब्लॉकचेन्स के लिए, जैसे कि एवेलांच है। प्रूनिंग इज़ सिंपल इन द स्नो फैमिली अनलाइक इन बिटकॉइन एंड अदर प्रोटोकॉल्स वेयर प्रूनिंग इज़ नॉट पॉसिबल पर द एल्गोरिदम रिक्वायरमेंट। प्रूनिंग जो है वो स्नो फैमिली के अंदर काफ़ी सिंपल है, वैसा नहीं कि जैसा कि बिटकॉइन में वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मतलब प्रूनिंग इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब प्रूनिंग पॉसिबल ही नहीं है वो वैसे एल्गोरिदम के अंदर। इन एवैक्स नोड डू नॉट नीड टू मेंटेन पार्ट्स ऑफ द डैग डेट आर डीप एंड हाईली कमिटेड। एवैक्स नोड जो है उनको मेंटेन नहीं करना पड़ता डैग को, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा हाईली कमिटेड चीज़ होती है। दीज नोड्स डू नॉट नीड टू प्रूव एनी पास्ट हिस्ट्री। ये नोड्स जो होते हैं इनको पास्ट हिस्ट्री से का कुछ प्रूफ नहीं करना होता, जैसा कि बिटकॉइन के अंदर हर नोड को करना पड़ता है। टू न्यू बूट स्ट्रैपिंग नोड्स,
जब भी कोई नया नोड्स आता है उसको वैलिडेट करने के लिए। देयरफॉर सिंपली हैव टू स्टोर एक्टिव स्टेट, उनकी जो करंट स्टेट है, करंट बैलेंस है, उसको एज वेल एज अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस, जो कि अनकमिटेड ट्रांजैक्शन उसको, ये बस उन्हीं चीज़ को स्टोर करते हैं कि अगर ये एक्टिव स्टेट में है तो उस चीज़ को स्टोर कर लेंगे। नोट्स के पास जो जितना भी करंट बैलेंस है उस चीज़ को भी ये लोग स्टोर कर लेंगे। पर जो एक लॉन्ग हिस्ट्री जो आती है हर नोड के साथ, या फिर जो नया नोड आता है उसको मतलब ज़्यादा मतलब अपनी हिस्ट्री प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है, तो एक काफ़ी एक अच्छी चीज़ होती है एक हाई परफॉर्मेंस ब्लॉकचेन के लिए। While moving on to the sharding, sharding is the process of partitioning various system resource in order to increase the performance and reduce the loads. So इसमें क्या होता है कि sharding जो होती है उसमें क्या होता है कि जितने भी सिस्टम के अंदर जो वेरियस पार्टीशन कर देते हैं कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस और जो लोड होता है वो रिड्यूस हो जाए, इसीलिए क्योंकि जो ब्लॉकचेन है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। सो बेसिकली यही एक फंक्शन होता है शार्डिंग का। Now guys, the most important section of our video is concern of post quantum cryptography. So क्वांटम कंप्यूटर्स और एल्गोरिदम के डेवलपमेंट के बाद क्रिप्टो करेंसीज या फिर क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल जितने भी हैं उनमें एक थ्रेट है कि ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स का तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है ये ब्रेक कर सकता है करेंटली डिप्लॉयड क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स को। पर एवेलांच नेटवर्क ऐसा नहीं है। एवेलांच नेटवर्क सपोर्ट करता है क्वांटम रेजिस्टेंट वर्चुअल मशीन्स को जो कि सुटेबल हैं डिजिटल सिग्नेचर मैकेनिज्म के लिए। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो ऑन एवेलांच। आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी, आपको समझ में आया कि क्या है एवेलांच। हमने इस वीडियो में बहुत डीप डाइव मारी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सेवी, जो कि मतलब टेक सेवी लोगों को ही समझ में आएंगी। पर मैंने कोशिश करी है कि आम लोगों को भी ये समझ में आए, जो कि हम क्रिप्टो करेंसी में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन सबको आखिर समझ में भी तो आए कि आखिर क्रिप्टो करेंसी के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो कैसे काम कर रहे होते हैं, बजाय सिर्फ इसके कि वो पैसा लगाने किसी भी प्रोजेक्ट पे आँख बंद करके सिर्फ उसके नाम देख के या फिर लोगो देख के। क्रिप्टो करेंसी के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, एक इन्वेस्टर के तौर पे, एक ट्रेडर के तौर पे। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्रिप्टोजैज साइनिंग ऑफ।